नमस्कार। फेस बियॉन्ड फेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कुछ नाम इतिहास के साथ फीके पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और निखरते जाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे शख्सियत, ऐसे नाम जिनके बारे में जितना कहा जाए कम है। व्यक्ति संस्था तब बनता है जब उसके व्यक्तित्व में विविध आयाम शिखर पर होते हैं। सकारात्मक आयामों के साथ समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने वाले विजय मनोहर तिवारी जी, राज्य सूचना आयुक्त, पत्रकार, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलगुरु, वाइल्ड लाइफ बोर्ड के मेंबर, ऐसे अनेक आयाम हैं जो उनके व्यक्तित्व को एक नया मुकाम देते हैं। तिवारी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अतुल जी, नमस्कार। आपका प्रोफाइल और आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि कुछ शब्दों में उसको बयां करना बहुत मुश्किल है। 12 किताबों के लेखक, एक यात्री, मुसाफिर। आपने इतने सारे आयाम अपने व्यक्तित्व में गढ़े या निखारे। आपकी जो मुसाफिर की यात्रा है ये कैसे शुरू हुई और आज आप स्वयं को कहाँ पाते हैं? देखिए, ऐसा है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो मीडिया है, जॉब के तमाम जो विकल्प हैं हमारे लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए, शिक्षा की पूरी होने के बाद, कॉलेज विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी होने के बाद में जो आगे बढ़ने के अवसर हैं, तो अगर आप सिविल सर्वेंट होते हैं, आप डॉक्टर या इंजीनियर बन जाते हैं, या आप कोई भी बिजनेस में चले जाते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि वो एक सीमित आकाश आपको मिलता है उसमें काम करने का। लेकिन मीडिया एक अकेला ऐसा क्षेत्र है जहां एक खुला आकाश है काम करने के लिए। वहां कोई आपकी 10 से 5 की नौकरी जैसी जो एक बंधी बंधाई परिपाटी है उसमें काम करने की बजाय आप जो है अनंत विषयों में जाते हैं। अलग अलग क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं उनसे मिलने का मौका मिलता है। आप समाज को, देश की राजनीति को, विश्व की राजनीति को, घटनाओं को जितना नजदीक जाकर देखते हैं, ऐसा और किसी फील्ड में संभव नहीं है। तो मीडिया में आने के वजह से ये सब हुआ कि अलग अलग विषयों के जो विशेषज्ञ हैं, देश के अलग अलग स्थान हैं। मैं 5 साल रिपोर्टिंग में, स्पेशल रिपोर्टिंग के दौरान मुझे 5 साल लगातार भारत को 8 बार घूमने का मौका मिला। तो अब ये मौका मेरा चुना हुआ मौका नहीं था। ये चूंकि मैं मीडिया में आया और जैसा कि मैंने कहा कि वो एक असीम आकाश है, और अगर आप एक रुचि से काम करते हैं, उसमें मेहनत से काम करते हैं, तो कोई ना कोई आपके काम को हमेशा देख रहा होता है और वो आपको ऐसे आगे मौके देता है काम करने के। तो ये जो भी यात्रा रही है वो ऐसा नहीं है कि कोई तयशुदा ढंग से आगे बढ़े हों, लेकिन वो एक एक सीढ़ी आगे जाने की एक यात्रा है मीडिया में। मैं पूरा श्रेय मीडिया को देता हूं इसके लिए। जब हमने पत्रकारिता की शुरुआत की सर, तो आप सहारा समय में हरसूद की रिपोर्टिंग करते थे, फिर आप भास्कर में आए। इसके बाद आपने कहा कि 8 बार भारत की यात्रा की और इस यात्रा ने आपके व्यक्तित्व को, आपकी सोच को एक नया मुकाम दिया। इसके बाद 12 किताबों का आपने लेखन भी किया, राज्य सूचना आयुक्त के पद को भी आपने 4-5 साल सुशोभित किया। इसके बाद आप कुलगुरु तक की भूमिका में आए। तो एक पत्रकार से पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलगुरु तक, पत्रकारिता को आपने किस रूप में देखा, कहां से पत्रकारिता को देखना शुरू किया, और आज जब आप पत्रकारिता को देखते हैं तो सबसे पहला सवाल पत्रकारिता से जुड़ा हुआ कि आप क्या पाते हैं, कितना बदलाव है इसमें? देखिए, 90 के दशक में जब मैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के दूसरे बैच का विद्यार्थी बना, मीडिया में आने के लिए केवल लिखने के शौक की वजह से, मुझे लिखने का एक शौक था और मैं सोचता था कि अखबारों में जाएंगे तो आप अपने मनपसंद विषयों पर, समाज जीवन की घटनाओं पर, इतिहास संस्कृति पर जो रुचि के विषय हैं उसमें लिखने का अवसर मिलेगा जिसमें लोग पढ़ेंगे। केवल ये भावना के कारण, जब मीडिया में आप जानते हैं कि 24 घंटे के सैटेलाइट न्यूज चैनल आने के पहले कोई आकर्षण नहीं था, कोई ग्लैमर नहीं था, और लोग कुछ समाज को बदलना है या उसमें हमारी कोई भूमिका हो सकती है, अच्छा लिखने पढ़ने के शौक रखने वाले लोग ही अखबार की नौकरियों में आते थे। तो मेरा जब आना हुआ 90 के दशक में, 1992-93 के बैच में मैं यहाँ आया था, तब टीवी चैनल नहीं थे, तो कोई आकर्षण नहीं था कि किसी प्रसिद्ध होने का कोई आकर्षण हो, आपका चेहरा टीवी पे दिखाई पड़ेगा या ऐसी नौकरियों में आप जाएंगे जहां बहुत अच्छे पैसे मिलने वाले हैं। ऐसा कोई आकर्षण नहीं था, एक पूरी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया थी तब। तो उस समय से लेके अब तक मैंने लगभग 9 वर्ष उस समय काम किया प्रिंट में, जब टीवी चैनल नहीं थे।
फिर सन 2000 के बाद में 24 घंटे के सैटेलाइट न्यूज चैनल आने शुरू हुए भारत में। फिर धीरे धीरे रीजनल चैनल आने शुरू हुए, स्पोर्ट्स चैनल, बिजनेस चैनल, एक पूरा आसमान खबरों से पट गया चैनलों से। तो एक ग्लैमर आया उसमें कुछ पैसों की स्थितियां सुधरी, विकल्प बढ़े। लेकिन मैंने जब ज्वाइन किया था तब ये सब नहीं था। तो उससे लेके अब तक जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में आ गए हैं, तो टीवी चैनल, उसके बाद डिजिटल मीडिया आया, चैनलों के बाद डिजिटल मीडिया आया, तो अब तो इतना ज्यादा बाजार भर गया है खबरों का कि एक तो अच्छी बात यह है कि इसमें अवसरों की कोई कमी नहीं है। मैं अभी एक विश्वविद्यालय में अगर वाइस चांसलर हूं, तो मैं विद्यार्थियों को यह कहता हूं कि अवसरों की अब कोई कमी नहीं है। आप एक ढूंढेंगे और आपके सामने 10 विकल्प मौजूद हैं, प्रिंट से लेके और डिजिटल मीडिया तक के। तो दुनिया बहुत बदली है। लेकिन इस आपाधापी में, खबरों की इस आपाधापी में, एक जो फोकस होता था पहले किसी गंभीर काम का, हरसूद का आपने जिक्र किया, वो टीवी में एक छोटा सा अंतराल मेरा 2.5 साल का था और उसमें वो एक डूबते हुए शहर को कवर करने का मौका मिला। तो आज उस तरह का फोकस वर्क नहीं है। एक घटना कोई बड़ी हो जाती है, 24 घंटे सारे चैनल उसी पर केंद्रित हो जाते हैं। कोई दूसरी बड़ी घटना आती है, सिंदूर के बाद सोनम, तो पूरा देश जो है पहले सिंदूरमय है, फिर सोनममय हो गया। हम ये नहीं सोचते कि इस तरह की खबरों की बाढ़ उड़ेलने का स्क्रीन से इस देश का क्या भला होने वाला है, किसी का क्या नॉलेज लेवल बढ़ रहा है, किसका भला हो रहा है। तो ये एक बड़ा बदलाव आया है और एक तूफान की स्थिति में मैं अपने आप को एक मीडिया पर्सन के नाते पाता हूं। मुझे लगता है इस तूफान को थमने में शायद थोड़ा समय लगे, लेकिन भारत की लोगों को, भारत की जो परिस्थितियां हैं, उनको इस मीडिया से बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं और उस पर उसको खरा उतरना है। एक समय में जैसा प्रिंट ने अपने आप को सिद्ध किया था, खासतौर से भारत की आजादी के भूमिका में। सर, इसमें एल्गोरिदम और एआई बहुत भूमिका निभा रहा है। आज खबरें वो बनती हैं जो एल्गोरिदम कहता है कि ये ट्रेंडिंग में है, तो उसमें सरोकार की बात तो बेमानी हो जाती है। और जब एआई की बात आती है और आप पत्रकार गढ़ने के संस्थान में हैं, एआई सब कुछ लिख रहा है, तो लेखक और पत्रकार जो मूल रूप से खबरों को सृजित करते हैं और उसके बाद उसको निखारते हैं, उसमें शब्द देते हैं, उसको भाव देते हैं, तो वो भूमिका तो खत्म हो रही है ना? नहीं, ऐसा है। दो तरह की बातें हैं। अगर हम विद्यार्थियों की दृष्टि से देखेंगे या हम एक विश्वविद्यालय हैं उसकी दृष्टि से देखेंगे, तो दो बातें हैं। एक तो ये कि जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरा है हमारा, तकनीक जिसे ड्राइव कर रही है पूरे समय को, एल्गोरिदम सेट कर रही है और वो ये सेट कर रही है कि आपको दिन भर क्या करना है, आपको प्लानिंग क्या करनी है और किस तरह से खबरों को डिस्प्ले करना है अपने माध्यम में। तो एक बात तो यह है कि जो विद्यार्थी हजारों की संख्या में देश भर के तमाम पत्रकारिता विश्वविद्यालय, संस्थान, विभाग, विश्वविद्यालयों के विभागों में जो कोर्स चल रहे हैं, तो सबसे पहला तो यह है कि वो अपनी जगह बनाएं उस मीडिया में जिसको टेक्नोलॉजी ड्रिवन कर रही है। लेकिन वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो अभी आपने बात की है, वो कृत्रिम मेधा है। तो वो ठीक है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन कर रही है आपके उस पूरे माध्यम को। आपको सबसे पहले तो अपनी जगह बनानी है और फिर अपनी जो वास्तविक मेधा आपके पास है, जो ईश्वर ने दी है और वो केवल आप ही को दी है, और जो आपको दी है वो मुझे नहीं दी है, और जो मुझे दी है वो केवल मुझे दी है। तो वो अपनी जगह बनाने के लिए, कैरियर शुरू करने के लिए, तो आपको उस भीड़ का हिस्सा थोड़ी देर के लिए बनना ही पड़ेगा। लेकिन उस भीड़ का हिस्सा होते हुए भी आपको अपनी आइडेंटिटी, अपना स्पेस, अपनी मौलिक समझ आपको बनाए रखनी पड़ेगी और उस दृष्टि से कुछ आपको उस मीडिया में एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन आप एक पत्रकार और लेखक के रूप में यहाँ तक आपने यात्रा की। आज लेखक और पत्रकार दोनों के सामने संकट ये है कि वो कोई भी स्क्रिप्ट लेकर जाता है या कोई लेख लेकर जाता है, नॉवेल लिख के जाता है, तो उसके सामने तो संकट ये है कि उसको अविश्वास की नज़रों से देखा जाता है। लोग तो यही कहते हैं कि तुमने एआई से बनवा लिया, क्योंकि एआई सब बना देता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं ये हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि अच्छा लिखने के लिए बहुत अच्छा पढ़ने की आपकी अभ्यास होना चाहिए, नियमित। आप कुछ अच्छा लिखना चाहते हैं तो बहुत कुछ अच्छा पढ़ने की प्रवृत्ति नियमित होनी चाहिए आपको। जब आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे तो आपको अभिव्यक्ति के अलग अलग तरीके विकसित करेंगे आप। और जो किताबों का सवाल है, मैं ये भी बात कहता हूं कि मीडिया की नौकरी में रहते हुए आपको कुछ ना कुछ स्थायी विषयों पर लिखने की एक आदत जरूर डालनी चाहिए। डायरी लिखो,
10 साल लिखी हुई एक डायरी आपकी एक अच्छी किताब बनेगी भविष्य में चल के। और ये जल्दबाजी के काम नहीं है, आपको एक समय देना पड़ेगा इसके लिए। हिंदी के सारे बड़े लेखक पिछले 100-125 साल की आप एक सूची बनाइए, तो वो कुछ काम कुछ और कर रहे थे। वो स्कूल में पढ़ा रहे थे, वो कॉलेज में पढ़ा रहे थे, है ना, वो सिविल सेवाओं में थे, वो अच्छे डॉक्टर थे, अच्छे इंजीनियर थे, जिन्होंने कुछ अच्छी किताबें रची हैं। पिछले 50 सालों की जो बेस्ट सेलर्स बुक हैं, अगर आप उसको सूचीबद्ध करेंगे तो उनके लेखक केवल लिखने के कारण से प्रसिद्ध नहीं हुए हैं और उनकी किताबों के कारण समाज में प्रतिष्ठा नहीं हुई है। वो दरअसल काम दूसरे कर रहे थे जिससे उनका आर्थिक पक्ष निश्चिंत था। उसके बाद उन्होंने अपनी कुछ उनके मौलिक विचार थे, कुछ उनकी लिखने की अभ्यास थे, कुछ कहना चाहते थे वो इस समाज को, उपन्यास के रूप में, कहानी के रूप में, कविता के रूप में, ऑटोबायोग्राफी के रूप में। तो उन्होंने जो लिखा है, तो मैं ये कहता हूं कि नौकरी आपकी कहीं चलती रहेगी। किताबों से आपको आजीविका की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन किताबें आपको नौकरी के बाद भी जिंदा रखेंगी। जी, आपने बुक्स की बात की, 12 किताबें आपने लिखी। हालांकि किसी पिता से पूछना बहुत कठिन सवाल होता है कि इन 12 में से कौन अच्छा पुत्र है, तो ये तो आपके प्रोडक्ट हैं, तो इनमें से सबसे बेहतर आप किताब किसे मानेंगे? अब ये बड़ा विचित्र है सवाल, लेकिन हरसूद का जो डूबना हुआ था, हरसूद नाम के एक शहर का 250 गांव के साथ में 1000 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट में जब बांध बनकर तैयार हुआ 2004 के मानसून के पहले, और वो हरसूद नाम का शहर आखिरी में उसके बैक वाटर में डूबा, खंडवा जिले का एक शहर, तो उसको एक टीवी चैनल में होने के नाते लाइव कवरेज करने का, अनेक सप्ताहों तक, लगातार महीनों तक उसको ग्राउंड पे जाके कवर किया था। और हमारी जो कैमरा यूनिट थी वो अकेली थी जो हरसूद में रहकर कवर कर रही थी। पूरे देश का मीडिया हरसूद में आया हुआ था। एक बांध में कोई शहर डूबता है तो कैसा दिखता है, तब तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काफी अस्तित्व में आ चुका था, तो सारा टीवी चैनल वहां जो उस समय थे, नेशनल, रीजनल, वो सब लगे हुए थे। उस पर लौटने के बाद जो मैंने डायरी लिखी, हरसूद 30 जून, ये मेरी एक तरह से पहली किताब थी जो मैंने कुछ मौलिक लिखने की कोशिश की। आंखों देखा हाल, उसमें विस्थापन की पीड़ा, सरकारी तंत्र की निष्ठुरता, कानून वानून की जो भी अड़चने हैं वो सब देखने को मिली। उसका जो डायरी मैंने लिखी, उस डायरी को देश भर में राजकमल प्रकाशन से वो छपकर आई थी, जो हिंदी के एक देश के प्रतिष्ठित और प्रमुख प्रकाशक हैं, वहां से वो छपकर आई। देश के सारे अखबारों में, पत्रिकाओं में उसकी बड़ी बड़ी समीक्षाएं छपी। जनसत्ता में 2 लेख उस पर पुरुषोत्तम अग्रवाल और वर्तिका नंदा ने लिखे। ऐसे इंडिया टुडे, आउटलुक, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर, सारे अखबारों ने उसकी जो समीक्षाएं छपी, तो मुझे लगा कि ये मेरा काम कुछ ऐसा हो गया है मुझसे, जो मीडिया की नौकरी के लिए तो मैं कवरेज के लिए गया था, लेकिन इस किताब को लिखकर कहीं एक अलग स्तर पर पाठकों का वर्ग मुझसे जुड़ गया है। इसके साथ आपने भारत की अनेक बार यात्राएं की, लगभग 8 बार पूरे भारत देश की। तो भारत की यात्रा से जितनी बार भी आपने यात्राएं की होंगी, भारत को एक अलग दृष्टिकोण से देखा और समझा होगा। मूल बात क्या नजर आई पूरे देश को, यदि हम परिभाषित करें भारत के रूप में, जो कि आज नाम है भारत का? देखिए, वो भी मीडिया का ही एक रोल था। मैं दैनिक भास्कर के नेशनल न्यूज रूम में था, और 2010 के बाद उन्होंने संडे जैकेट एक शुरू किया था। फ्रंट पेज के ऊपर हर इतवार को एक प्रीमियम फ्रंट पेज, और उसमें देश के अलग अलग कोनों में जो नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं, ऐसी घटनाएं जो घट रही हैं, जो राष्ट्रीय रुचि का विषय हैं, और जहां हम नहीं हैं। दैनिक भास्कर तब तक 12-13 राज्यों में लगभग 50-55 संस्करणों की एक बहुत विस्तृत श्रृंखला के साथ उपस्थित था। मराठी और गुजराती में भी आ गया था दैनिक भास्कर ग्रुप। तो उस समय नेशनल न्यूज रूम में एक प्रोफाइल रोविंग करेस्पोंडेंट की तय हुई, जिसके तहत मैंने 2010 से 15 तक औसत 8 बार, किसी किसी राज्य में मैं 12 दफा गया हूं अलग अलग विषयों के कवरेज के लिए। मैंने ये पाया है उन यात्राओं के माध्यम से कि हमारा जो मीडिया है, जो प्रिंट, फिर इलेक्ट्रॉनिक और अब डिजिटल, इससे जो असल भारत है वो लगभग पूरा अछूता है। हम केवल घटनाओं के पीछे भागते हैं और उसको पत्रकारिता समझते हैं। एक घटना कहीं इंदौर की घट गई, कहीं शिलोंग में घट गई, कहीं किसी सरकार के नीतिगत निर्णय से कोई बड़ा घटनाक्रम घट गया है, तो पूरे समय केवल 24 घंटे एक ही चीज के आप पीछे पड़े हुए हैं। ये पत्रकारिता पूरी नहीं है, अधूरी है। पर भारत केंद्रित कैसे होगा? क्योंकि आप खुद कहते हैं कि
मुर्दों का इतिहास है और इसी इतिहास को पढ़कर पत्रकारिता की पीढ़ी आगे बढ़ती है और एक नरेटिव के तौर पे वही देखती है जो उसको सिखाया पढ़ाया गया है। इस पर आपका काफी वृहद चिंतन भी है। देखिए, ऐसा है, मुर्दों का इतिहास नहीं है। मेरा एक किताब में मैंने एक वाक्य लिखा है कि मुर्दा इतिहास में हमारी जिंदा कहानियां हैं। इतिहास मुर्दा है लेकिन उसमें हमारी जिंदा कहानियां हैं। वो कहानियां हमें पुकारती हैं, वो बात करती हैं। उदाहरण के तौर पे 2000 से 2003 के बीच में मध्य प्रदेश के धार जिले में एक भोजशाला नाम का स्मारक है। मुझे वहां भी कवर करने का मौका मिला था, अखबार में भी, और फिर मैं जब टीवी में आ गया तब भी। हर 4 साल में वसंत पंचमी शुक्रवार के दिन आती है। 4 साल के क्रम में ऐसा होता है कि शुक्रवार के दिन वसंत पंचमी आती है, जब हिंदू और मुस्लिम वहां तनाव की परिस्थिति बनती है। ठीक है, मैं वहां कवर करने गया। पूरे मध्य प्रदेश के और देश के भी कई मीडिया के लोग वहां थे। उनके लिए ये लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट होता है। पूरे समय मैंने देखा, मेरे आसपास जितने लोग थे उनके लिए कानून और व्यवस्था का है कि प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि नमाज ठीक से हो पाएगी या पूजा ठीक से हो पाएगी, कोई टकराव की स्थिति तो नहीं बनेगी। और 10-12 लोगों को लाके उस भोजशाला नाम के स्मारक में, जो कभी एक बहुत प्रतिष्ठित संस्कृत की विद्यापीठ थी, जिसको कालांतर में एक मस्जिद के स्ट्रक्चर में बदलने का प्रयास किया गया, और वो पत्थर अभी भी बात करते हैं आपसे। भोजशाला के अंदर आप जाएंगे तो वो संस्कृत के शिलालेख, वो मूर्तियों के खंडित टुकड़े, वो बात करते हैं कि वो पहले क्या था और उसको क्या बना दिया गया था। अब आपने इतिहास की बात कही, इतिहास से वर्तमान तक हम आते हैं तो वर्तमान के जो परिदृश्य हैं भारत के बहुत चिंताजनक हैं। कहीं जातिगत संघर्ष है, धार्मिक संघर्ष जो पंथ और संप्रदायों के बीच है वो लगातार गहराता जा रहा है। खासतौर पर इस्लाम को लेकर जो भारतीय लोग हैं वो बहुत ही नेगेटिव हो चुके हैं कि ये एक आक्रांताओं का धर्म है जो भारत की संस्कृति पर बहुत बड़ा संकट बनकर उभरा है। इसके बारे में आपने किताब भी लिखी है, तो क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए, ऐसा है, इस्लाम का भारत में जो संपर्क है या विश्व के साथ जो भी संपर्क है जब से शुरू हुआ है, तो ये बात अब बिल्कुल ओपन फैक्ट है। तारिक फतेह की आप किताबें पढ़िए। तारिक फतेह एक मुस्लिम है और कनाडा में रहते थे, अभी अभी उनका देहांत हुआ है। उन्होंने इस्लाम के उद्भव और उसके विस्तार पर बहुत ही तथ्यात्मक किताबें लिखी हैं और उनको आप पढ़िए। ऐसे तमाम लेखक हैं जिनकी किताबें आप पढ़ेंगे तो अरब से निकलने के बाद इस्लाम एक ही साथ में स्पेन और भारत की उसकी जर्नी शुरू हुई। और ये कोई शांति का संदेश लेके नहीं निकले थे, वो लुटेरे थे, वो हमलावर थे जो इसका परचम लेके निकले। और फोर्सफुली कन्वर्जन की घटनाएं पूरी दुनिया में भरी पड़ी हैं, केवल इतिहास में नहीं, हम अपने आसपास आज भी देख रहे हैं उन टेंडेंसीज को। मेरी जो किताब आई है 2 भागों में, भारत में इस्लाम पार्ट 1 पार्ट 2, ये समकालीन इतिहासकारों ने, जब भारत में इस्लाम एंटर हुआ तो मैंने केवल दिल्ली में कब्जा जमे हैं इनके, जब से लाहौर और दिल्ली में मोहम्मद गोरी के हमले के बाद जब इनके कब्जे जमे और पहले समूह के जो झुंड तुर्कों के भारत आए और इन्होंने पूरे भारत में किस ढंग से ऑपरेट किया है, इन्होंने बंगाल की तरफ क्या किया, इन्होंने दक्षिण भारत की तरफ क्या किया, ये हर साल पैरेलल दोनों तरफ क्या कर रहे थे, ये सारे झुंड आके यहाँ पे दिल्ली पर कब्जा जमाने के बाद में। तो उस समय के पूरे मुगल तक आते आते लगभग 60 से अधिक लेखक हैं जिन्होंने अपने आंखों देखे विवरण लिखे हैं। वो आज किसी ने नहीं लिखे हैं, उन्हीं के समय आंखों देखा विवरण, लाइव स्टोरी लिख रहे हैं वो। इब्न बतूता तुगलक के समय अगर भारत आता है तो उसने पूरी डायरी में मोहम्मद बिन तुगलक के पास में खड़े होकर लिखा है कि हर दिन क्या घट रहा है वहां पे। और जब आप उन विवरणों को पढ़ेंगे जो हमारी इतिहास की पूरी शिक्षा प्रणाली से ब्लैकआउट है, एक भी लाइन हमें पता नहीं है कि असल में हुआ क्या था। आजाद भारत में दुर्भाग्य घटित यह हुआ है कि उन इतिहास की जो नृशंस घटनाएं हैं, जो जिसके भुक्तभोगी हम हैं, सबसे पुराने हम हैं। हमारे हजारों मंदिर तोड़े गए, ये लिखा है उसमें। हमारे लोगों को बलपूर्वक कन्वर्जन किए गए, ये लिखा है उनमें। हर सदी में किए गए, एक ही सदी में एक जैसी घटनाएं लगातार हुई हैं, ऐसे लूटमार, नरसंहार और इनकी मंदिर को तोड़ने की, लूटमार करने की और लाशों के ढेर लगाने की, कटे हुए सिर की मीनार बनाने की, जौहरों की। राजस्थान में तो 12-15 जौहरों की एक लंबी हृदय विदारक श्रृंखला है, इतिहास में दर्ज है ये तो ऐतिहासिक सत्य है कि ऐसा हुआ था। लेकिन इसके लिए कोई आज के मुस्लिम को हम दोषी नहीं ठहरा सकते।
इसके लिए, अतीत की घटनाओं के लिए नहीं ठहरा सकते। पर मुसलमानों की जहां तक बात है, अब इस्लाम आपका कहना है कि थोपा गया, लेकिन आज उनके लिए क्या स्पेस है? यदि वो राष्ट्रभक्त हैं, वो देश के प्रति समर्पित हैं और वो जानते हैं कि हम पीड़ित हैं, शोषित हैं, लेकिन वो उससे निकल नहीं पा रहे, तो उन इस मुसलमानों के लिए जो देशभक्त हैं, संवेदनशील हैं, उनके लिए क्या स्पेस है भारत? देखिए ऐसा है, ऐसा सभी के बारे में एक ब्रैकेट में हमें नहीं रखना चाहिए कि मुसलमान कह दिया तो वो हमने सबको एक ब्रैकेट में रख दिया। देखिए उसमें भी अलग अलग तरह के विचार के लोग हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपने असल इतिहास को समझते हैं, मानते हैं इस बात को, लेकिन निरक्षरता ने, अशिक्षा ने भारत में एक बड़ा वर्ग ऐसा रखा है कि उन्होंने इतिहास पढ़ा नहीं है, उनको पता नहीं है, और किसी एक घटना के लिए सबको नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते। पूरी दुनिया में इस समय एक्स मुस्लिम की जो एक लहर आई हुई है और वो बहुत तेजी से भारत में भी बढ़ी है। जैसे जैसे लोगों को अपने असल अतीत से रूबरू हो रहे हैं तो वो निर्णय कर रहे हैं अपने बारे में। तो आने वाले सालों में मैं समझता हूं हमें बहुत धैर्य और शांतिपूर्वक इन चीजों को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। मीडिया में रहने के नाते मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी है और कई चैनल ऐसे हैं, कई अखबार ऐसे हैं जो इन सत्यों की तरफ, इन सत्य की तरफ जो है, इतिहास के सत्य की तरफ अब इशारे कर रहे हैं, खुलकर बात कर रहे हैं। अब पर आप जब सरकार की बात कर रहे हैं, आपने तारीफ भी की, 2047 के विजन की बात भी की, लेकिन उन्हीं सरकारों के कार्यकाल में जब हम क्रिश्चियन मिशनरीज के प्रोपेगेंडा को देखते हैं तो गांव में आधे लोग ईसाई बन गए और अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े हो गए और धर्म स्थलों को लेकर विवाद पैदा हो गए। तो मैं देख रहा था कि कई बौद्धिक विचारक ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा खतरा तो ये कन्वर्जन है, जो सॉफ्ट कन्वर्जन है। पहले तो हथियार और तलवार के दम पर हुआ और ये तो बिल्कुल सरकार के नीचे और आज के दौर में चल रहा है। बिल्कुल ये सही है। ये खासतौर से जनजातीय समाज के भीतर ये धर्मांतरण की एक लंबी प्रक्रिया रही है ब्रिटिश पीरियड से, है ना। तो ये एक बड़ा चुनौती का विषय है और जहां जहां सरकारें कुछ सख्त कदम उठा रही हैं वहां तो कुछ हद तक कंट्रोल है, लेकिन मैं समझता हूं इसमें बहुत तेज प्रयास करने की जरूरत है कि इन सारी प्रवृत्तियों को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। ये फंडिंग तमाम जो इनको होती है उसको कैसे काफी हद तक रोका गया है, लेकिन ईसाई मिशनरियों का जिस तरह से एक प्रभाव है देश में उससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हमारे समाज की जो जटिल रचना है उसमें कोई सरकार किसी डिक्टेटर की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। इनकी दुकानों को एक दिन में बंद कर सकती हैं सरकारें। दुनिया में ऐसे उदाहरण हैं जहां इस तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को, हमारी धर्म विरोधी गतिविधियों को बंद करने के लिए कदम उठाए गए हैं। लेकिन हम एक ताकतवर लोकतांत्रिक देश हैं, यहां कोई डिक्टेटर की तरह बिहेव नहीं कर सकता। हम एक लीगल प्रोसेस से ही जा सकते हैं। अयोध्या के मंदिर का निर्माण इसका उदाहरण है। 75 वर्षों से वो मसला जो एक ओपन फैक्ट की तरह था, उसने कोर्ट कचहरी के फैसलों का इंतजार किया, तब जाके वो एक मंदिर का निर्माण वहां हम कर पाए हैं। तो एक क्षण में कोई चीजें बदलना भारत जैसे देश में बड़ा कठिन है, खासतौर से एक लोकतांत्रिक परिवेश के अंदर। छोटे छोटे प्रयास बहुत बड़े परिणाम लेकर आते हैं। आपने जागता कस्बा, हेरिटेज वॉक, ऐसे कई कॉन्सेप्ट के साथ काम करना शुरू किया। अपने ही गांव के जो माइग्रेशन से बाहर चले गए युवा हैं उनको वापस लाने, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या था और इसके परिणाम क्या निकले, और आने वाले समय में ऐसे छोटे छोटे प्रयोग भारत में किस तरह का परिवर्तन ला सकते हैं? मेरे परिवार में 3 पलायन हैं। मेरे परिवार में 3 पलायन हैं। 1947 के आसपास मेरे पिता 5-6 वर्ष की आयु में मेरे दादाजी के साथ गांव, एक छोटा पिछड़ा गांव छोड़कर एक कस्बे में शिफ्ट हुए। पहला माइग्रेशन हुआ कुछ रोजी रोटी के लिए, आजीविका के लिए। मेरे पिता का पलायन जो 5 वर्ष की आयु के 1947 में थे, 1942 का उनका जन्म है। मैं उस कस्बे में पैदा हुआ और पढ़ने के लिए बड़े शहरों में चला गया। मीडिया की नौकरी के कारण और बड़े शहरों में मुझे काम करने का मौका मिला। तो ये मेरी परिवार में दूसरा पलायन था। तो पत्नी 30 साल की मीडिया की और लेखन की यात्रा में मैंने ये पाया कि पूरे आजादी के बाद से गांव जिस तरह से हाशिए पे छोड़ दिए गए और गांव से वन वे ट्रैफिक शहरों की तरफ गया है नौकरियों के लिए, पढ़ने के लिए, तो गांव हाशिए पे छूट गए पीछे, बिल्कुल वीरान होने के लिए। और शहरों की जो दशा हमारे सामने है, शहरों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना जो हाल है इंफ्रास्ट्रक्चर का शहरों का, तो वो शहरों ने दम तोड़ दिया। शहरों की हालत अत्यंत चिंताजनक हो गई।
तो मैं जब इंफॉर्मेशन कमिश्नर हुआ और मीडिया की नौकरी से बाहर आया 2018 में, तो मैंने अपने उस गांव में गया जहां से मेरे पिता निकले थे, जहां उन्होंने कुछ खेती बाड़ी उनकी है। मैंने अपने गांव के युवाओं से संवाद किया और पता चला 15 से 20 के आसपास हमारे गांव के ऐसे लड़के हैं जो बहुत शिक्षित नहीं हैं, छोटी छोटी जिनकी बंटवारे में मिली हुई जमीनें हैं, संपन्न किसान नहीं हैं, 12 महीने का वहां कोई काम नहीं है, तो वो आसपास के छोटे शहरों में नौकरी करने चले गए। तो मैंने रिवर्स माइग्रेशन की थीम पर, बैक टू विलेज, अगर शहर में मेरी भूमिका समाप्त हो गई है तो मुझे थोड़ा अपनी सुध गांव की लेनी चाहिए और वहां थोड़ा अपने जीवन में जो कुछ आर्थिक जो अर्जित किया है मैंने, धन जो मैंने, संबंध अर्जित किए हैं, मीडिया में काम करने के नाते हम बहुत सारे लोगों से अपने संबंध बनाते हैं और बहुत सारे अनुभव कमाते हैं। तो ये जो 3 तरह की चीजें हमने अपने 25-30 साल के कैरियर में जुटाई हैं, धन, संबंध और अनुभव, इसका थोड़ा सा हिस्सा अगर हम अपने गांव में किसी भी काम में लगा दें तो उसके रिजल्ट आते हैं। सभ्यता और संस्कृति की बात हो रही है तो पर्यावरण तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है और वाइल्ड लाइफ बोर्ड के आप मेंबर भी हैं। तो एज ए मेंबर आप क्या देखते हैं वाइल्ड लाइफ की स्थिति, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में या जो भी स्थल हैं वहां पर भी सभ्यता और संस्कृति की निशानियां हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और अभी जब मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें वन्यजीव बोर्ड में मुझे रखा तो एक सुझाव मैंने दिया था कि हमारे जितने टाइगर रिजर्व हैं, हमारे जितनी सेंचुरीज हैं, जितने अभयारण्य हैं और जितना भी रिजर्व फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का एरिया है, वहां बड़ी संख्या में ऐसे पुरातात्विक स्मारक पड़े हुए हैं। चूंकि वो जंगल के अंदर आ गए हैं तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर में नहीं है, तो वो पिछले 60-70 सालों में उनकी एक घनघोर उपेक्षा हुई है। उसमें हमारे प्राचीन मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, किले हैं, गढ़ियां हैं, छोटे किले हैं। तो एक लिस्टिंग करना शुरू कर दें। शुभरंजन सेन जो पीसीसीएफ हैं वाइल्ड लाइफ के, उन्होंने इस पे काफी ध्यान दिया है और कई जिलों की ये सूची बनके तैयार हो रही है। इसमें फिर जाके देखना चाहेंगे हम कि वहां कैसे उसको बचाने की हालत में कितने हैं जिनको हम बचा सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी के अंदर एक आर्कियोलॉजी का भी मॉन्यूमेंट सामने आ रहा है निकल के, और उसमें फिर हम चाहेंगे कि भविष्य में पुरातत्व विभाग भी उसमें जुड़े, एएसआई भी उसमें जुड़े। तो ये जो नष्ट होती पुरातात्विक संपदा है, ये केवल पत्थर के बेजान स्मारक नहीं है, ये हमारा प्राथमिक परिचय है, ये हमारी सांस्कृतिक मानबिंदु हैं। अब वो जंगलों के अंदर चले गए, उनको उपेक्षित छोड़ दिया गया। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें रुचि ली है और उसकी एक सूची अभी तैयार कर रहा है विभाग। कुछ जिलों की आ गई है, हम लगातार उस पर देखरेख कर रहे हैं। एक बार जब सूचियां बन जाएंगी तो हमारे सामने मध्य प्रदेश की खोई हुई पुरातात्विक विरासत की एक कम से कम जानकारी मिलेगी। उसके बाद हम हो सकता है कहीं जितने साधन सुविधाएं होंगी तो उनमें से कुछ को संरक्षित करने का प्रयास किया जा सकता है। वक्त की सीमा है तिवारी जी, आखिरी सवाल आपसे। विजय मनोहर तिवारी जी भविष्य में अपनी भूमिका कहाँ कहाँ देखते हैं, क्या तय किया है आपने, आपके बारे में लोग क्या जान सकते हैं आगे, आपकी समाज को लेकर, राष्ट्र को लेकर सोच में किस तरह की भूमिका या स्पष्टता आने वाली है? नहीं, ऐसा है, मैं जब सूचना आयुक्त से मुक्त हुआ अक्टूबर 2023 में, अपना सामान बांध के 30 साल शहर में बिताने के बाद मैं चला गया था अपने गांव, और मैंने रिवर्स माइग्रेशन की इस परिकल्पना को वहां अपनी बनी हुई टीम के साथ में इसको थोड़ा साकार करने की कोशिश की। आपको ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि जो हमने अमरूद का बाग वहां 2500 वृक्षों का लगाया था और 500 हमने सागौन के पेड़ उसके चारों तरफ लगाए थे, तो वो एक अच्छा खासा एक स्थापित हो चुका है। वो पिछले साल मेरी टीम ने 42 टन अमरूद निकाला उसमें से, और मेरा संकल्प उसमें यह है कि इससे जो भी आमदनी होगी हम वहीं मल्टीप्लाई करने वाले हैं, उसको वहीं दूसरे काम में लगा देंगे, ताकि हम 2 लोगों को और वापस बुला लाएं जो गांव से पलायन करके छोटे मोटे शहरों में संघर्ष कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और उनके बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा भी मैं ले सकूं। जी, इस इंटरव्यू का निष्कर्ष शब्दों में निकालना बहुत कठिन है। बातें बहुत हैं, सवाल बहुत हैं, लेकिन समय की सीमा है। आप हमारे साथ जुड़े तिवारी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। फेस बियॉन्ड फेस में आज इतना ही। नमस्कार।